सबसे पहले स्वागत है इंडिया टुमारो में आपका इस चर्चा में। और मीडिया को लेकर के ये चर्चा हो रही है। टॉपिक हमने आपसे साझा किया था कि मीडिया का जो नेचर है और जिस तरीके से मीडिया ने अलग-अलग समय पे जो मीडिया की छवि, मीडिया की इमेज सामने आई है। जैसे हाल ही में कोरोना काल में द हिंदू जैसा बड़ा अखबार जो है कार्टून प्रकाशित करता है और फिर एक वर्ग को टारगेट करता है। इस तरीके से समय-समय पर हम देखते हैं और आपकी भी बहुत सारी स्पीचेज़ में हमने सुना है कि मीडिया संस्थान में अलग-अलग जो वंचित समाज है उससे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके साथ व्यवहार किस तरीके से हो रहा है। पूरी मीडिया की जो लैंग्वेज है उसपे हम लगातार सीरीज़ चला रहे हैं, कई लोगों से हमने बात की। तो स्वागत है सुमित चौहान जी का इंडिया टुमारो की डिस्कशन में। और सुमित जी बहुत सारे मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े रहे हैं और बड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, एक अच्छा अनुभव है। और कुछ सवाल सुमित जी को कुछ सवालों ने परेशान किया जिसके बाद आपने अलग एक द शूद्रा करके एक मीडिया चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल है और न्यूज़ पोर्टल है। तो आज जो है हम इसी उस पे चर्चा करेंगे आपसे। और सबसे पहला सवाल है सर आपसे कि आखिर क्यों इतने बड़े मीडिया हाउसेज़ में आपने काम किया? उसके बाद फिर अलग द शुद्रा क्यों? मसी साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक अवसर दिया बात रखने का। और इंडिया टुमारो के सभी दर्शकों को मेरा सतरंगी सलाम और क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, मीडिया में जब हम लोगों ने शुरू किया तो जैसे ही एक युवा पत्रकार के दिल में जो ख्वाहिशें होती हैं कि पेशेवर मीडिया कर्मी बनना और देश के जो बड़े नामी-गिरामी मीडिया हाउसेज़ हैं, उसमें जाके नौकरी शुरू करना और फिर अपने करियर को एक अच्छे पत्रकार के तौर पे स्थापित करना। तो वैसे ही सपने कुछ मेरे भी थे। मैंने देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की और उसके बाद फिर मेरा वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट एबीपी न्यूज़ में हुआ। तो वो एक मेरे लिए एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी था कि देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में से एक एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल में मेरे को नौकरी मिली और फिर मेरे को वहाँ से अपना करियर को शुरू करने का मौका मिला। जब मैंने एंट्री की न्यूज़ रूम में तो उस समय पे वही सारी ख़यालात थे कि भई कुछ सीखना है, कुछ अच्छा काम करना है और जो पत्रकारिता है उसको दरअसल एक सम्मानजनक पेशा माना गया कि देश में वंचित तबके की आवाज़ उठाएगा, देश में जो नाइंसाफ़ी है उसकी आवाज़ उठाएगा और एक जो लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का इतना बड़ा तमगा दिया गया मीडिया को कि उसकी हुँ, भूमिका में आप हिस्सेदार होंगे। तो मैं भी उसी सोच के साथ गया था। लेकिन धीरे-धीरे जब वहाँ जाके मैंने काम किया, मैंने उसको उस पूरे स्ट्रक्चर को समझा और देखा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वहाँ से बहुत निराशा हाथ हुई। जो जो चेहरे मैं टीवी पे देखता था, मैंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो पत्रकार, अब आज सो कॉल्ड पत्रकार, हम तो अब उनको पत्रकार भी नहीं कहते, जो चेहरे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी है, उनके लिए शो बनाए हैं, उनके लिए बहुत सारा काम किया है। तो जब मैंने उनको करीब से जाना, उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन के काम किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये दिस इज़ नॉट जर्नलिज़्म एट ऑल, ये जस्ट अ बिज़नेस ऑफ न्यूज़, ये खबरों का कारोबार है और कारोबार की एक ही फ़ॉर्मूला होता है कि नफ़ा और नुकसान। उनको नफ़ा और नुकसान से ही लेना-देना होता है और बाकी किसी चीज़ से उनको सरोकार नहीं है कि वो अ, उससे जनता को भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सरकार से ऐसे सवाल पूछें जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। इन सब से उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ़ अपने कारोबार, खबरों के कारोबार से लेना-देना है और उसके लिए वो तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने के लिए, तमाम तरह से सत्ता से या कॉर्पोरेट से गठजोड़ करने के लिए पूरी तरह से खुलेआम वो तैयार होते हैं। और साथ ही मैंने इंडियन न्यूज़ रूम्स में मैंने देश के 4 बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया। मैंने हुँ, वहाँ पर जातीय दंश भी झेला क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट चमार जाति से आता हूँ, तो जी, मैंने वहाँ पर जातीय जो उत्पीड़न और भेदभाव है उसका भी सामना मैंने किया। जब मैंने एबीपी न्यूज़ में काम शुरू किया तो बहुत ही एक जोशीला, हालाँकि जोश आज भी कम नहीं हुआ है, वो बहुत जोश था उस समय पे कि कुछ सीखेंगे। तो उस समय मेरे एक सीनियर पत्रकार जो साथी थे वहाँ पर, जो मेरे से करीब 10-12 साल वहाँ पे काम कर रहे थे, एक चर्चा के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, हम लोग कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे थे, तो उन्होंने टिप्पणी किया कि दलितों को और कुत्तों को घी हजम नहीं होता और उनको लात हाँ, मार के रखना चाहिए वरना वो बिगड़ जाएँगे। हुँ, तो ये एबीपी न्यूज़ चैनल का जो इतना बड़ा मीडिया संस्थान है, उसके ऑफ़िस के प्रेमाइसेज़ में मुझे इस तरह के कास्टिस्ट स्लर बर्दाश्त हुँ, करने पड़े और भी तमाम तरह की जातीय
टिप्पणियां कि तुम किस एंगल से दलित लगते हो, तुम तो अच्छे कपड़े पहन के आते हो, महंगा फोन रखते हो, तुम कैसे हुँ, दलित लगते हो, और हुँ, तमाम तरह की इस तरह की भाषा जो टोंट है, क्या भंगी की तरह बन के आ गए हो एंड ऑल हुँ, दैट, इस तरह की तमाम चीजें हमने देखी। और खबरों से जुड़ी हुई जो एक तरीके का नजरिया है वो हुँ, वंचित समुदाय से जुड़े हुए तबके के प्रति उनमें कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे लोग नहीं है, वहां पे दलितों से, पिछड़े समुदाय से लोग वहां पर नहीं है, मुसलमानों से भी बहुत कम लोग हैं, कुछ एंकर जी, बन गए हैं, लेकिन वो किस तरह से आज बिहेव कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के प्रति वो आप अच्छे से हुँ, जानते हैं। तो ये हुँ, तमाम तरीके की बातें थी जिससे मुझे बहुत निराशा हुई, और उस निराशा की वजह से ही मैंने फाइनली ये तय किया कि नहीं, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और बहुत ही हुँ, मुश्किल हो जा रहा है बेसिकली काम करना, क्योंकि लगातार उस तरह की स्क्रिप्ट लिखिए, नफरत भरी स्क्रिप्ट लिखिए और झूठ को लिखिए, बोलिए, वो बिल्कुल असहनीय हो जाता है। और मैं हमेशा से विरोध दर्ज करता रहा कि मैं नहीं लिखूंगा ये चीज, मैं ये काम नहीं हुँ, करूंगा, अगर आपको मेरे से कराना है तो मैं सही चीज करूंगा। जब उन्होंने हुँ। मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। तो सर ये मुख्य धारा जो मीडिया है जिसकी अभी आपने नाम लिया, तो सर अगर जो वंचित तबका जो है, जो मूल निवासी है, अल्पसंख्यक है यहाँ का, उसके अगर मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, तो आखिर सवाल ये ये है कि आखिर क्यों उनके मुद्दे, उनके प्रश्न, उनके सवाल वहाँ क्यों नहीं उठ रहे हैं? और अगर नहीं उठ रहे हैं, तो क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए मसीह साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका एक सीधा सा जवाब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको देना चाहूंगा कि जी, आप और मैं पीरियड्स के दौरान टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड रखने की जरूरत को क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि हमको पीरियड्स नहीं आते हैं, हमको ब्लीडिंग नहीं होती है महीने में, तो हम उसके बारे में सोचते नहीं है, हम उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होते, हमें वो बैग में उसको कैरी करने की झंझट जी, से हम उसके बारे में नहीं मुक्त परेशान हैं। होते, क्योंकि हमको होते ही नहीं है। तो जो हुँ, आदमी को जो जो पीड़ा या जो जो चीजों से वो गुजर रहा है उसके बारे में उसको एहसास ही नहीं है, तो वो उसके बारे में ना फिक्रमंद होगा ना सोचेगा। और भारतीय मीडिया, जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहना हमको बंद कर देना चाहिए, वो मुट्ठी भर मीडिया है, क्योंकि वो मुख्य धारा की तो बातें ही नहीं करता, वो मुट्ठी भर लोगों की बातें करता है। तो जो ये मुट्ठी भर मीडिया है, हुँ, इसमें दलित समुदाय से, वंचित समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत ही नाम मात्र के लोग इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे। मैंने एबीपी न्यूज के साथ काम किया, जी न्यूज के साथ काम किया, इंडिया न्यूज के साथ काम किया, न्यूज नेशन के साथ काम किया, और ये देश के बड़े 4 मीडिया संस्थान हैं। और मैं अपने पूरे करियर के दौरान किसी एक भी दलित पत्रकार से इन संस्थानों में नहीं मिला। मैं हुँ, अकेला ऐसा व्यक्ति था जो दलित समुदाय से आता हूं और उन हुँ, उन संस्थानों में बैठ के काम करता था। तो वहां पर मुझे मेरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, जो मेरे जैसे जी, उस जातीय दंश को झेलते हुए आ रहा हो, या जिसने तमाम उस पीड़ा को सहा है, या जो एक चैलेंज के रूप में आज अपने आप को साबित कर रहा है वहां पे उसमें खड़ा होके। तो वो जो मुद्दे हम लोगों से जुड़े होंगे उनके बारे हुँ, में वहां नजरिया नहीं है, वहां पर लोग नहीं है, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे लोग नहीं है। प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, या ये इस तरह के जो छोटे मोटे पद होते हैं, इनमें तो ये तो एक तरीके से मजदूर हैं। तो जी, एडिटोरियल डिसीजन तो सीनियर लोग लेते हैं, जो एडिटर्स हैं वो लोग लेते हैं, और उन जैसे निर्णायक पदों पर कोई भी दलित जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है। हुँ, इस पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि किस तरह से अभी इंडियन न्यूज रूम की जो हालत है, जी, किस तरह से है। ये आज हम 2021 में बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी के 21वें साल में हम लोग बात कर रहे हैं, जी, लेकिन भारतीय मीडिया की संरचना बेहद जातिवादी है और पैट्रियार्कल भी है, वो बहुत मेल डोमिनेटेड है, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी नहीं है। तो ये जी, एक्चुअली भारत में जो न्यूज रूम संरचना है उसमें अभी से बात नहीं हो रही है, ये इसको करीब 25 साल 26 साल हो गए इस पूरी डिबेट को शुरू हुए। उससे पहले ये डिबेट नहीं होती थी कि दलित कहाँ हैं, दलित आर मिसिंग इन न्यूज रूम्स। तो केनेथ जे कूपर साहब थे, 1995-96 के आसपास आई गेस, वो भारत में वॉशिंगटन पोस्ट के दक्षिण एशिया एडिटर थे इंडिया में। और उस समय मान्यवर कांसीराम साहब जो हैं वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे थे, और जी, उनके घर में जबरदस्ती बहुत सारे पत्रकार घुसने लगे थे उनकी उनके घर में दरवाजे पे, और बुरी तरह से घुस रहे थे, और इससे वो बहुत नाराज हुए। आप किसी के घर में जबरन घुसेंगे तो वो नाराज होगा। तो कांशीराम साहब बाहर आए स्वाभाविक और है। उन्होंने
एक पत्रकार जिसका नाम आशुतोष था, उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया। आशुतोष को शायद आप जानते हो, देश ओके। के अभी वरिष्ठ जी, पत्रकार हैं, IBN 7 के जी, वो मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं, और अभी अलग-अलग सत्य जी, हिंदी.com पे वो ओके। एक पोर्टल चलाते हैं और जी, अलग मुद्दों पे राय रखते हैं। तो उनको उन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा। तो ओके। उसके बाद पूरे ये एक जो मीडिया का धड़ा था, वो कांशीराम साहब, उनकी पार्टी, मायावती और उनके सहयोगियों के बारे में दुष्प्रचार करने में लग गया, बहुत बुरी तरह से। तो उस समय केनेथ जे कूपर जब अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से एक व्यक्ति के पीछे ये सब लोग क्यों पड़ गए हैं। तो जी, उन्होंने थोड़ी सी पड़ताल की और देखा कि शायद इसमें कास्ट एक एंगल है, एक जाति का एक एंगल है, कि इस वजह से ये इनके प्रति नजरिया इनका बन रहा है। तो उन्होंने जो दिल्ली में वो बेस्ड थे, तो दिल्ली की मीडिया को, प्रेस क्लब को, एडिटर्स जो एसोसिएशन थे, उनमें उन लोगों की उन्होंने लिस्ट को खंगाला, वो लिस्ट को उन्होंने देखा, और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं दिल्ली में, जी, इसमें क्या कोई दलित पत्रकार है क्या? तो जी, उन्होंने अलग-अलग लोगों से इसमें मदद माँगी, और कई लोगों से उन्होंने कहा कि डू यू नो एनी दलित जर्नलिस्ट हू इज़ वर्किंग इन मीडिया, इंडियन मीडिया? तो किसी के जो उनके सहयोगी थे या इंडियन मीडिया में जो लोग थे, वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए कि ओके। ये व्यक्ति दलित पत्रकार है जो हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम्स में या हाउसेज़ में काम करता है, वो नहीं बता पाए। ये तो इस 95 बारे की में बात है ये। 95 की 90 बात है ये, ओके, और ओके। 96 में जो है उन्होंने पायनियर अखबार में एक लेख लिखा, इन सर्च ऑफ ए दलित जर्नलिस्ट। उनका ये प्रसिद्ध लेख था। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे इंडियन मीडिया में चुनिंदा जातियों के लोगों का ही कब्जा है, और बाकी जो दलित हैं, दे आर मिसिंग फ्रॉम द न्यूज रूम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक बड़ी बात 1996 में उभर के आई। उसके जी, बाद 2006 में योगेंद्र यादव और अनिल चमड़िया साहब ने एक सर्वे किया। उन्होंने जो है 35 न्यूज़ चैनलों और अखबारों में सर्वे किया, और जी, पता लगा कि डिसीजन मेकर पोस्ट जो है उसमें कितने दलित हैं। जी, कितने वहाँ पर लोगों को उन्होंने बाकी क्वेश्चनेयर भेजा है, 4 को, बाकी लोगों को जी, उन्होंने क्वेश्चनेयर भेजे। लोगों से पता लगाया कि हाउ मेनी दलित जर्नलिस्ट डू यू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन? तो जवाब आया, देयर इज़ नोबडी। तो कोई ओके, दलित जर्नलिस्ट जो है उनको 10 साल बाद, यानी 1996 से 2006 में आए, तो उनको जी, कोई दलित जर्नलिस्ट वहां पे नहीं मिला। अभी रिसेंटली पिछले साल ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री न्यूज़ इन्होंने एक लॉन्ड्री, सर्वे जी, किया, हु टेल्स जी, आवर स्टोरी मैटर्स नाम से, उन्होंने कि हमारी जी, कहानी कौन कहता है, ये मायने जी, रखता है, इस शीर्षक से उन्होंने एक सर्वे किया, और उसमें उन्होंने 121 न्यूज रूम जो हैं इंडिया में, अखबारों के, वेब पोर्टल्स के, टीवी के, जो इस तरह की न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके 121 न्यूज रूम्स में एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ब्यूरो चीफ, इनपुट आउटपुट हेड, और इस तरह की तमाम जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती हैं, उनके पूरे स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, और पता लगाया कि वहां पर कितने लोग जो हैं दलितों से या बहुजन समाज से आने वाले लोगों की वहां पर संख्या है। तो उनके सर्वे के मुताबिक 106 पोस्ट जो हैं, 121 में से 106 पोस्ट जो हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय अपर कास्ट, ओके, 5 बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जी, उसमें 106 उनके पास हैं, 5 सिर्फ ओबीसी के सिर्फ 5 लोग जो हैं ऐसी डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे हैं, और 6 लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के हैं। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसमें मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारी पारसी हैं, सिख हैं, जी, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इन लोगों है ही नहीं वहां पर, माइनॉरिटी के भी लोग नहीं है। सिर्फ 6 पोस्ट जी, जो हैं वो 121 में से माइनॉरिटी के पास थी, और 106 पोस्ट जो हैं वो चुनिंदा जातियों के पास थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन जाता है कि किस तरह से इंडियन मीडिया काम करता है, कि वहां पर सिर्फ चुनिंदा जाति के लोग हैं, और बाकी बहुजन समाज जिसकी आबादी 85% है। जी, मान्यवर काशीराम साहब ने हाथी का सिंबल दिया, तो वो कहते थे कि भारत में जो बहुजन है उनकी आबादी हाथी की तरह बहुत विशाल है, और ये लोग बहुत ताकतवर है, इनको एहसास नहीं है अपनी ताकत का। तो जी, वो बहुजन समाज को, इतनी बड़ी आबादी की आप बात करते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि हम जो है जनवादी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन ये इतने सारे लोग मिसिंग क्यों हैं? क्यों आपको हर पोस्ट पे आपको एक ही सरनेम से जुड़े हुए लोग मिलेंगे? ये ब्राह्मण और बनिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा होल्ड करती है इंडियन मीडिया जी, हाउसेस को, मालिकाना हक से लेके, और अलग तरह के जो न्यूज स्ट्रक्चर हैं, पोजीशंस हैं, उसमें भी यही जातियों के लोग हैं, और उसमें उन्होंने पूरा अपना
कब्जा किया हुआ है। और हुँ, ये जब जहाँ से ये लोग आते हैं, जैसे इनकी परवरिश है, जो इनको भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं वो सिखाता है। तो अभी देश का किसान लाठी खा रहा है तो लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं हमारे देश को, हुँ, जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत एक जाति प्रधान देश है। और बाद में सारी प्रोफेशन सारी चीजें बाद में आती हैं, ये एक जाति हुँ, प्रधान देश है। तो ये जिस जाति प्रधान देश में जिस देश की संस्कृति को सीख के आते हैं, जो इनकी परवरिश होती है, जो इनके दिमाग में चीजें होती हैं, उसी की ये प्रैक्टिस अपने न्यूज रूम्स में भी करते हैं। मैं हुँ, जी न्यूज में था तो एक प्रभात पांडे मेरे सीनियर हुआ करते थे, शिफ्ट इंचार्ज थे, तो वो मुझसे कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ चौहान जो है ना वो दलित लगा लेते हैं और कहते हैं कि ओके, हम जो है राजपूतों के वंशज है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाई डोंट यू आस्क मी माय कास्ट डायरेक्टली, आप घुमा क्यों रहे हैं? यू कैन आस्क मी, आई एम ए प्राउड दलित। मैं इस पे कभी शर्मिंदा नहीं होता कि मेरी जाति क्या है और क्यों है। मैं जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन के मैं न्यूज रूम्स में जाता था, तो मैं जी, कभी उस पर शर्मिंदा नहीं रहा। अब मैंने उस पर काम किया, लेकिन मेरे जैसे लोग वहां नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो जी, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले लोग हैं वहां पे, और जो खासकर मुद्दों से उनके बारे में समझ है, उनको मालूम है कि ये हुँ, मुद्दे जरूरी हैं। जब मेरे जी, जैसे वहां लोग नहीं होंगे तो वो स्टोरी कैसे बनाएंगे? जब स्टोरी आइडिया डिस्कस होगा, जब कहानी लिखी जाएगी, जब तय होगा कि आज प्राइम टाइम में क्या डिबेट होनी है, क्या तो मेरे जैसे जी, वहां लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर चुनिंदा प्रोपेगेंडा पे ही काम करेंगे। और यही एक वजह है कि इंडियन न्यूज रूम्स जो हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि दे आर हाईली कास्टिस्ट, ये बहुत ही भयानक रूप से जातिवादी संस्थाएं हैं। और अभी तो जिस तरह के हालात हैं उसमें ये और भी निचले स्तर पर चले गए हैं। तो जी। भारतीय मीडिया का जो स्ट्रक्चर है कुल मिलाकर वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो जनवादी नहीं है, चुनिंदा जातियों का गठजोड़ है। इसलिए मैं इसको मुट्ठी भर मीडिया ही कहता हूँ, क्योंकि हमारी बात ही नहीं करता ये। तो सुमित जी आपको क्या लगता है या क्या आप महसूस करते हैं कि जब मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, गठजोड़ है जैसा आपने कहा, तो क्या जो वंचित तबका है उसको क्या प्रयास करना चाहिए? क्या जिस तरीके से आपने इनिशिएट किया, क्या इस तरफ जाना चाहिए? या फिर उनको मुख्य धारा मीडिया तथाकथित जो सो कॉल्ड आपने कहा, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी होनी चाहिए? क्या कैसे देखते हैं? ताकि उस डिबेट में हमारे मुद्दे आएँ या वंचित तबके के मुद्दे आएँ? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसी का ज़िक्र करना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया में आप जब एंट्री करते हैं, तो हुँ, 2-3 तरीके से आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक घेटो है, वो बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट ऑफ़िस की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो जो उसको चलने का जो तरीका है, वो बहुत ही जातिवादी है और बहुत ही मतलब चाटुकार लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यदि आप बेबाक हैं और अपनी हुँ, बात को जो है बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं, और जी, आप जो है चाटुकार नहीं हैं, जी जी, हजूरी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है रहना, क्योंकि आपके जी, सीनियर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और जी, एक तरीका है कि आप वो जी हजूरी करते रहिए, और दूसरा है कि आप अपनी जाति को छुपा लीजिए। आप जैसे मेरा चौहान सरनेम है तो मत बताइए, वहाँ पे रहिए हुँ, जी जी करके और काम करते रहिए, तो उस तरह हुँ, से आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और जो हुँ, देश के जो संविधान जिन चीजों की बातें करता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन सब चीजों की जब आप बात करते हैं, इन इन समता मूलक जो सिद्धांत है उनकी बात हुँ, करते हैं, तो आप बहुत ही एक सीमित लेवल तक ही वहां पर एंट्री करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे डिसीजन मेकिंग की कोई पोस्ट आती है, तो वो वहां तक आपको नहीं पहुंचने देंगे। मैंने अभी आपको आंकड़े दिखाए कि किस जी, तरह से 121 न्यूज़ रूम की डिसीजन मेकिंग पोस्ट में से 106 सिर्फ अपर कास्ट लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई हैं। तो हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे एंट्री कर भी लेते हैं, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद या तो वो फ्रस्ट्रेट होके खुद नौकरी छोड़ देंगे, या फिर उनको किसी तरह से निकाल दिया जाएगा। हुँ, जैसे बीबीसी हिंदी में मीना कोटवाल मेरी सहयोगी काम करती थी। शी वाज़ हुँ, ओनली दलित जर्नलिस्ट इन द एंटायर न्यूज़ रूम ऑफ बीबीसी। इतना लोकतंत्र की दुहाई देता है वो संस्थान। और उसको इतना जातिगत रूप से टॉर्चर किया, परेशान किया कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो उसने अपनी ओह! ज़िंदगी को ख़त्म करने की जो है कोशिश की। तो इतना उसको जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ा बीबीसी जैसे संस्थानों में। हुँ, और दूसरे मेरे जो सहयोगी हैं कुछ लोग,
जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, वो अपनी जाति छुपा के काम कर रहे हैं, जाति को बताते नहीं है। या कभी भी बाबा साहब की जयंती पे भी वो फेसबुक या ट्विटर पर जय भीम तक नहीं लिखते हैं, डर के मारे कि उनकी नौकरी चली जाएगी या उनको जो है जी। वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो बड़ा चैलेंज है ये। उस चैलेंज के उसमें ये बड़ी निराशा है कि इंडियन न्यूज़ रूम्स में जाएँ कि ना जाएँ, आपको जाना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको जाना चाहिए और अच्छे संस्थान से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से सीखिए कि काम कैसे करते हैं, प्रोफेशनल स्किल सीखिए, कैसे कॉपी लिखते हैं, कैसे फैक्ट चेक करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है और प्रोडक्शन कैसे होता है, कैमरा चलाना कैसे सीखें, मोबाइल से जर्नलिज्म किस तरह से किया जा सकता है, वेबसाइट कैसे ऑपरेट होती है, एसईओ क्या होता है। तो जो ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये आप सीखिए, अच्छी जगह से पढ़िए और फिर इन न्यूज़ रूम्स में जाके सीखिए। जैसे मैंने एबीपी न्यूज़ और तमाम संस्थानों में काम किया, तो मैंने अपने काम में मास्टरी हासिल की। मैंने बहुत टेक्निकल चीज़ें वहाँ सीखी और काम करना बहुत अच्छे से सीखा। और क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता उस तरह का, और अगर हम आरक्षित श्रेणी से आते हैं और आपकी काम में भी कोई गलती है, तो वो ताना मिलेगा कि अरे ये तो आरक्षण वाला है, इसको कुछ आता-जाता नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे, इसको कैसे एडमिशन मिल गया एमसी में। तो इस तरह के तमाम वो स्लर हमारे ऊपर रहते हैं और हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है कि कोई काम में कमी ना हो, एक मात्रा की भी हम कमी नहीं छोड़ सकते, वरना हमारी पूरी कौम को बदनाम किया जाएगा कि आरक्षण वाले हैं। तो हमें बहुत ही जो है संजीदगी से, बहुत ही सोच समझ के, अलर्टनेस के साथ वहाँ काम करना होता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसको मेरे जैसे लोग न्यूज़ रूम्स में बैठे हुए सहन करते हैं और उससे गुजरते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर, जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके आप काम करना सीखिए, चीज़ों को सीखिए, अगर बात बनती है ठीक है, वरना निकल के और अपना काम आप कर सकते हैं। आज के दौर में तमाम तरह की अवसर हैं, तकनीक का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, उससे कोई भी व्यक्ति आज जो है अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकता है, अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है, तो उसकी गुंजाइश है। कम से कम उन संस्थानों में अगर आपकी एंट्री होती है, तो आपको काम करना तो आ जाएगा, प्रोफेशनलिज़्म आ जाएगा, काम करना आप चीज़ें सीख जाएँगे। जो सैद्धांतिक पक्ष है, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। वो आपको रटा-रटाया ही काम कराएँगे, लेकिन कम से कम आप वहाँ से सीख के जब बाहर आएँगे, तो आप कुछ बेहतर कर पाएँगे। इस पूरी प्रोसेस को आप इस तरह से एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कोई भी अपनी जातीय पहचान के साथ वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। सुमित जी, जैसे हम कहते हैं कि संविधान में बराबरी की, समानता की बात कही संविधान में। तो जो लोग मीडिया में हम देखते हैं और आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, संविधान मिलने के बाद भी, जो लोग मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं, और आपने जो बताया मुद्दा कि मीडिया हाउस में डिसीजन मेकिंग में हमको वो देखने को मिलता है फ़र्क उनके बिहेव से, कि वो एक जातिवादी नेचर है। तो क्या संविधान जो है इतने वर्षों में हमारी मानसिकता को नहीं बदल पाया? हालाँकि न्यूज़ रूम में बैठ के जनता को की मानसिकता को बदलने में वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन संविधान क्या उनकी मानसिकता नहीं बदल पा रहा? देखिए, संविधान ने मानसिकता नहीं बदली। इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से देखना चाहिए कि क्या उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट किया है? अच्छा। अगर आप संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, तब वो आपकी मानसिकता के ऊपर असर डालता है और आप उसको वैल्यू करते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, वी शुड रिस्पेक्ट इट। लेकिन हमने देखा है कि तमाम सालों में संविधान को उसकी प्रतियां जलाई गई हैं, उसको नकारा गया है। आरएसएस जैसे संगठन जो हैं वो संविधान को नकारते आए हैं और तमाम लोगों ने बोला है कि नहीं, हम इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानते हैं। तो जो निर्णायक लोग हैं, उन उन लोगों ने कभी संविधान को क्या सही अर्थों में समझा? क्या उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया? क्या उसको फॉलो किया? यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो वो निश्चित तौर पे उनकी सोच में भी बदलाव आता, वो उनके व्यवहार में भी बदलाव दिखता कि वो इस तरह से आज जो हिंदू-मुसलमान की बहस होती है, जो नफ़रत की जो बहस जो है टीवी न्यूज़ रूम्स में बैठ के होती है, अगर वो अब जैसे एबीपी न्यूज़ पे शो आता है संविधान की शपथ, अगर आप रोमाना एसार खान का देखते हो, तो वहाँ जी, पे किस तरह का डिस्कशन होता है वो आप देखिए। यदि आप संविधान को वैल्यू देते हैं, आप संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके मुँह से उस तरह के नफ़रती लफ्ज़ निकलेंगे नहीं और आपके कान उन नफ़रत वाले लफ्ज़ों को सुनेंगे नहीं। आप तुरंत उसको जो है काट देंगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में ये कहता है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। जी, तो इन लोगों ने कभी संविधान को रिस्पेक्ट नहीं दिया। जो जी, बहुजन कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, उनको संविधान प्रोटेक्शन देता है।
उनको आपने बराबरी का अधिकार दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके जो तमाम संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन्होंने हुँ, दिन रात मेहनत करके एक भारत को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो सबको समानता की गारंटी देता है। हुँ, आप मताधिकार देता है, आपको कोई भेदभाव नहीं कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए या आपका लिंग जो है वो सिर्फ पुरुष वोट करेंगे। उन्होंने सबको बराबरी का हक दिया। लेकिन ये चीज उन लोगों को पसंद नहीं आई जो सदियों से प्रिविलेज थे, जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ था और जो समाज का जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत थी उसके टॉप पर बैठे हुए थे, तो उन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने अपनी भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट जो लाहौर में उनको देना था और देने नहीं दिया, बाद में उन्होंने उसकी एक कॉपी छपवा के बिठवाई। उसमें वो लिखते हैं कि मुझे ऐसे लोग जो हैं, ये हिंदू और ये तमाम ऐसे लोग जो हैं, मुझे एक अपने बगीचे में सांप की तरह देखते हैं। ये इनको लगता है कि मैं इनके फूलों के बगीचे में सांप हूँ और ये मुझसे नफरत करते हैं। तो बाबा हुँ, साहब डॉक्टर अंबेडकर जब समानता की बात करते हैं, तो ये उन लोगों को पसंद नहीं आता जो गैर बराबरी के सिद्धांत में यकीन करते हैं, जिनको ये लगता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। अब पिछले दिनों केरला हाई कोर्ट के जज ने, सिटिंग जज ने कहा कि ब्राह्मण जो हैं, दे आर सुपीरियर बिकॉज दे बोर्न ट्वाइस, वो 2 बार जन्म लेते हैं इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक सिटिंग जज कहता है इस तरह की बातें, जी, तो वो व्यक्ति कैसे संविधान में यकीन कर रहे होंगे? हुँ, जब संविधान कह रहा है कि समानता सब है बराबर, जन्म के आधार पर उन्होंने भेदभाव को खत्म कर दिया, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, हुँ, तो आपने उस मतलब सीधा है कि आपने यकीन नहीं किया, आपने उसको माना नहीं और आप इसी तरह की जातिवादी मानसिकता के साथ रहते हैं। संविधान कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान इस देश को घोषित करता है। लेकिन आप देखिए, राम मंदिर की नींव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। इस तरह के हुँ, जो कुंभ का मेला वो राज्य आयोजित करता है, उस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हज के लिए हुँ, सब्सिडी हमारा राज्य टैक्स से जाता है, उसके लिए सरकार के पैसा का इस्तेमाल होता है। तो आपने धर्मनिरपेक्ष कहाँ छोड़ा? आपने संविधान का पालन किया कैसे? आपने तो नहीं किया जो उसमें हुँ, लिखी हुई थी। तो आपने अपनी सुविधानुसार चीजें की उसमें से, और समानता के सिद्धांत में यकीन करने वाले लोग जो बहुजन और अल्पसंख्यक हैं, उनको इस प्रोटेक्शन मिली है, इसलिए वो संविधान को इतना पवित्र भी मानते हैं। आप आज देखिए कि जो बहुजन समाज है वो संविधान के प्रति कितना संजीदा है। उनको जब भी लगता है कि संविधान पे हमला हो रहा है, खतरा है या संविधान के साथ हुँ, छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, तो वो उसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि जिस दिन ये डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, जिस दिन ये किताब जो है खत्म हो गई, उस दिन हमारा हाल 1950 से पहले वाला ही होगा, जब हमको ठोकर मार के लोग रखते थे और हमको किस तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ता था। तो ये उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी की वजह से उन लोगों में संविधान के प्रति इतना सम्मान है। लेकिन वो लोग जो जन्मजात श्रेष्ठता अपने आप को मानते हैं कि हम पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं, हम पैदा ही बुद्धि के लिए हुए हैं और बाकी लोग हमारी सेवा के लिए, हमारी जो शिट है उसको क्लीन करने के लिए हुए हैं, तो वो उनके दिमाग पे संविधान से कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी उसको अच्छे से समझा नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये हुँ, एक लंबी प्रोसेस है। जैसे ही मैंने बोला कि भारत एक जाति प्रधान देश है, तो भारत के रगों में जातिवाद दौड़ता है और वो संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानते। कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति हुई, लॉकडाउन में इतने लोग परेशान हुए और जो शेल्टर होम्स बने थे जहां पर दलित कुक थे, तो लोग खाना खाने से मना कर दे रहे थे। मतलब एक हुँ, महामारी फैली है जिसमें आपकी मौत हो सकती है, आप मर सकते हैं। उस हुँ, दौरान भी आप इतनी कट्टर जातिवादी हैं, आपके अंदर इतना गंद भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, ये उससे बड़ी महामारी है ये। ये सबसे बड़ी महामारी है। तो कास्ट वायरस का इलाज क्या? अभी तो इन्होंने वैक्सीन भी ढूंढ ली, कह रहे हैं, दावा किया है कि वैक्सीन ढूंढ ली, हुँ, लेकिन कास्ट वायरस की वैक्सीन अभी तक जो है वो संविधान ही मानी जाती है। और जब संविधान लागू होगा, ये संविधान का टीकाकरण होगा हर आदमी के हुँ, शरीर में, दिमाग में, हुँ, तब जाके ये गैर बराबरी खत्म हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिन लोगों की रगों में जातिवाद दौड़ रहे हैं, उन पे संविधान का जो है वो कास्ट वायरस को मिटाने के लिए उनको टीका लगाना चाहिए। जी। सुमित जी, आखिरी सवाल कि आप भविष्य कैसे देखते हैं कि मीडिया जिस तरीके से लैंग्वेज जो बिल्कुल सतही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, अलग-अलग धर्म, संप्रदाय लोगों के लिए, तो भविष्य कैसे देखते हैं मीडिया का आप? कि आने वाले वक़्त में मीडिया की भाषा क्या और बेहतर होने की संभावना है? मुख्य धारा जिसको कहा जा रहा है, संभावना है और उससे देखें या फिर अल्टरनेट मीडिया का हम वो देखते हैं?
देखिए अखबारों के दौर में कहा गया कि पत्रकारिता लोकतंत्र को बचाने के लिए की जा रही है। लोग उस सरकार से सवाल पूछते थे और तमाम इस तरह के, हालाँकि भारतीय मीडिया ने कुछ उस तरह के कोई बहुत बड़े खुलासे भी नहीं किए, वाटरगेट जैसा इस तरह का कुछ तो इन्होंने किया नहीं कि पनामा पेपर की तरह कुछ कर दिया जिससे सरकार इधर से उधर हो गई, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। ये हमेशा से ही जो भारतीय मीडिया है वो सत्ता के करीब और कुछ हितों को ध्यान में रखकर ही काम करता रहा है। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक नाम से अपना एक पाक्षिक पत्रिका शुरू किया। उसके पहले ही एडिटोरियल में वो लिखते हैं कि भारतीय जो मीडिया है वो कुछ जातियों के हितों को साधने के लिए काम कर रहा है। तो आप आज से 100 साल पहले भी भारतीय मीडिया ऐसे काम कर रहा था और 100 साल बाद भी आज भी वो भारतीय मीडिया उसी तरह से काम कर रहा है। उसके चरित्र में बदलाव नहीं हुआ क्योंकि उसकी संरचना में बैठे हुए लोग वही हैं, उन्हीं समुदाय के हैं, उन्हीं कम्युनिटी के हैं जो उसको चलाते आ रहे थे और जिनका चरित्र ही जातिवादी और सांप्रदायिक है। तो उसकी संभावना मुझे कम नज़र आती हैं और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने इस मौजूदा हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है और जो फासिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो उनके प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम लोकतंत्र के नुकसान के रूप में हमको देखने को मिलेंगे और लोगों का भरोसा मीडिया से बहुत ही कम हो है क्योंकि अभी हाल के दिनों में थोड़ा मीडिया लिटरेसी भी बढ़ी है, लोगों में कुछ जागरूकता भी आई है। पहले लोग समझते थे कि अखबार में छप गया तो वो सच है, अखबार झूठ नहीं छापता है? तो लोग कहते थे अरे अखबार में छपा है। लेकिन अभी आप देखिए कठुआ गैंगरेप पे दैनिक जागरण लिखता है कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, बाद में साबित हो गए, जेल हो गई उनको। हाथरस केस में दैनिक जागरण लिखता है कि पीड़िता के माँ और भाई ने उसको मारा था। अब देखिए सीबीआई ने बोला कि रेप करके उन्होंने मारा था, तो वो कोर्ट में गया। तो अखबार और ये तमाम भारत के जो मीडिया हैं वो झूठ परोसने लगे हैं और इसको अब लोग समझने लगे हैं। ये झूठ तो पहले भी परोस रहे थे, पहले लोग कम समझते थे। अब जी, थोड़ी जागरूकता बढ़ी है सोशल मीडिया के दौर में और कंटेंट जो है वो बहुत आसानी से इधर से उधर सर्कुलेट होता है, तो इससे लोगों में थोड़ी सी जानकारी बढ़ी है और उनका भरोसा मीडिया में कम हुआ है। अभी जैसे किसान आंदोलन हम लोग कवर करने जाते हैं तो हम लोग हमारा माइक देख के लोग असहज नहीं होते हैं, किसान वो हमसे बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं पास में। लेकिन जैसे ही कोई एबीपी न्यूज़ का, जी न्यूज़ का, रिपब्लिक टीवी का, न्यूज़ नेशन का, इनका कोई पत्रकार वहाँ चला जाता है तो वो उसको जो है गोदी मीडिया मुर्दाबाद और मोदी मीडिया नारेबाजी मुर्दाबाद जी, बोल के नारे लगा के उसको भगा देते हैं। इस तरह के कई वीडियो हमने 10 चुदरा पे भी लगाए हैं और जी, ये लगातार एक ट्रेंड बन गया। अभी जैसे ही आप जितने जन आंदोलन आप देखेंगे उसमें गोदी मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया एक तरीके से क्योंकि वो उनकी बात नहीं कर रहे। जब आप उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, जब सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया दोनों मेरे एक्स बॉस हैं, दोनों के साथ मैंने काम किया है। वो जब शाहीन बाग में गए तो लोगों ने भगा दिया उनको कि नहीं हम जी, आपको एंट्री नहीं करने देंगे, आपको हमारे आंदोलन में आने का कोई हक नहीं है। और सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया एक तरफ खड़े होकर कहते हैं कि ये कैसा हिंदुस्तान है, यहाँ पे तो हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं है, लागू हम नहीं जा है। नहीं सकते। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और चाटुकारिता में कौन सबसे आगे बढ़ेगा, कौन आगे जाएगा, उसको वो उसमें उनकी रेस चलती है। तो लोग कॉम्पिटिशन इस रहता बात को अब है। समझने लगे हैं, लोग ये बात को धीरे-धीरे समझ रहे हैं और तमाम देखिए हर जगह पे जन आंदोलनों में गोदी मीडिया बहिष्कार हो रहा है, उनको लोग भगा देते हैं, अपने आंदोलन में शामिल नहीं होने देते। मैंने देखा है किसान आंदोलन में लोग यूट्यूबर बन के जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी माइक आईडी को उठा के वहां पर रख नहीं सकते। वो छोटा जी, लैपल माइक लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं और उससे कहते हैं हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो उन लोगों से बात करते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से मोड़ देते हैं जब उनको वो प्रोपेगेंडा करना होता है। तो जी, लोगों को भरोसा तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और धीरे-धीरे आने वाले समय में भारतीय मीडिया और एक्सपोज़ होगा। ये जितने अभी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं मीडिया हाउसेस खासकर टीवी, इनसे तो लोगों को बहुत नाराज़गी और लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि जिनके हक की बात नहीं होगी वो एक ना एक दिन ज़रूर इस बात को समझता है। जी, और जैसे ही वो समझेगा वो आपका बहिष्कार करेगा। तो भारतीय मीडिया अविश्वास के दौर से गुज़र रहा है जिस पे लोगों का भरोसा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसे में मुझे गुंजाइश नहीं है कि ये इनमें कोई सुधार आएगा क्योंकि इनकी फंडिंग और उस तरह से उस पे कोई असर नहीं हो रहा। वो कॉर्पोरेट फंडिंग से चलते हैं, वो जी, सत्ता से जो फंडिंग होती है विज्ञापनों के ज़रिए सरकारें तमाम तरह के करोड़ों विज्ञापन देती हैं।
वो वहां से उनकी फंडिंग होती है, तो उनका पैसा तो मिल रहा है, उनका कारोबार फल फूल रहा है, वो कारोबार में नुकसान नहीं हुआ है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस से लॉस से डर होता है, तो उनका बिजनेस नहीं डूबा है। दर्शक कम ना हो तो भी वो टीआरपी इसकी अर्नब की तरह से वो बढ़ा लेंगे स्कैम करके, तो वो तो मजे से हैं। इसलिए मुझे संभावना कम है कि उनमें कोई बदलाव आएगा। कभी कभी वो थोड़ा बहुत जनवादी तरीका अपना के और एक तरीके से लोगों में थोड़ा सा भरोसा कायम करने के लिए बीच बीच में कोई छोटा मोटा मुद्दा उठा देंगे, और उस पे, जैसे हाथरस केस में देखिए शुरुआत में मीडिया ने पूरा उसको इग्नोर किया, जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर उबाल आया और तमाम उस पे इतने बड़े अपडेट्स हुए, तो ये सारे लोग पहुंच गए और बोले बेटी को न्याय दिलाएंगे, बेटी को न्याय दिलाएंगे। अरे बेटी इतने दिन से उसको इलाज नहीं मिला था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल उसका में रही मेडिकल थी। नहीं हुआ था, तब आपको नहीं फिक्र पड़ी थी, लेकिन आप अभी आप चले गए। तो जब जो मुद्दे जनता में बहुत विस्तार उनका हो जाता है और जनता ही उन मुद्दों पर सड़कों पर आ जाए, तो इनकी मजबूरी बन जाती है कि उसके बारे में कभी थोड़ा बहुत जिक्र कर ले, लेकिन चरित्र चरित्र नहीं बदलेगा। मुझे बहुत ही इसकी कम संभावनाएं नजर आती हैं कि भारतीय मीडिया का चरित्र बदलेगा। उसकी भाषा भी कभी कभी वो उसको घुमा फिरा के बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाषा वैसी ही रहेगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति से उनको लाभ हुआ है, टीआरपी में नंबर 1 हो गए हैं, करोड़ों के विज्ञापन हासिल किए हैं, अच्छी सुरक्षा, वाई श्रेणी जेड श्रेणी की सुरक्षाएं उनको मुहैया मिल हो गई हैं, और तमाम तरह के संस्थानों में डायरेक्टर बना दिए गए हैं, तो वो तो मजे में है, उसमें मुझे बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। वैकल्पिक मीडिया में भी गुंजाइश थोड़ी सी मुझे कम लगती है, क्योंकि वैकल्पिक मीडिया को चलाने वाले लोग भी कौन हैं वो भी हमको देखना होगा। जैसे बड़ा फेसबुक, प्रश्न। यूट्यूब, ट्विटर जो है, ये इन लोगों को कौन चला रहा है इंडिया में? कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन इंडिया का ऑपरेशन हेड कौन है, उनको कौन देख रहा है? पिछले दिनों आपने देखा होगा फेसबुक की अंकी दास जो थी, जी। उनको फेसबुक से इस्तीफा देना पड़ा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी विधायक जो हैदराबाद से विधायक है, राजा शायद उनका क्या नाम है जी। उनका, वो भड़काऊ पोस्ट करते थे, और उन पे उन्होंने बोला कि कोई कार्रवाई मत करो क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, तो उन्होंने उनके अकाउंट को सस्पेंड करने से रोक दिया। जी। बीजेपी नेताओं के आज भी देखिए आप तमाम आरएसएस से जुड़े हुए लोग और तमाम लोग फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से फेक न्यूज फैलाते हैं, उस पे वो कोई रोक टोक नहीं लगाते। लेकिन जैसे ही आप और मैं लिखेंगे, हमारा रीच कम कर देंगे ताकि वो हमको दिखे ही ना, लोगों को कोई हमारे पे नोटिफिकेशन ना जाए, कोई हमारी वीडियो ना देखे, हमारी पोस्ट ना पड़े, और हमारे अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। अभी हमारे चैनल को कब बंद कर देंगे किसी को नहीं मालूम है। तो वो चला कौन रहा है? अभी अभी फिर से कुछ दिनों पहले पता चला कि फेसबुक जो है वो बजरंग दल और वीएचपी के अकाउंट्स पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी। ट्विटर का आप देखिए, ट्विटर ने बहुत लंबे समय तक जो ब्लू टिक, जो वेरिफिकेशन वाला जो टिक था, वो बहुजन नेताओं को या फिर जो दूसरे सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रगतिशील लोग हैं उनके अकाउंट्स को वेरीफाई ही नहीं करता। वो किसी को ब्लू टिक ही नहीं देता, तो ब्लू टिक ना होने से उसका ओपिनियन मेकर वो नहीं बन पाते, वो हैशटैग नहीं चला पाते हैं, ट्रेंड्स नहीं होते हैं उनके, और दूसरे जो मुद्दे हैं वो उन पे मुखरता से बात नहीं रख पाते, क्योंकि ब्लू टिक से आपकी ऑडियंस रीच भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने दिया नहीं, बहुत एक बड़ा आंदोलन चला ट्विटर पर, 1 डेढ़ हफ्ते तक हम लोगों ने लगातार उस पे जी। जातिवादी दिलीप ट्विटर मंडल जी भी ट्रेंड बहुत लिखते कराया। रहे। जी, 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 हाँ। एडवोकेट नितिन मिश्राम और प्रोफेसर दिलीप जी, मंडल साहब और तमाम द शूद्रा ने भी उसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, और हम लोगों ने जी, लगातार उस पे विरोध दर्ज कराया। तो फाइनली अकाउंट्स कुछ लोगों के अभी वेरीफाइड हुए हैं। अभी देखिए हमारा शूद्रा का अकाउंट वेरीफाई किया, तो मेरा अकाउंट जी, नहीं किया। तो मैंने उनको लिखा कि भाई जब मेरा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड है, तो जी। उसका एडिटर क्यों नहीं वेरीफाई हो सकता? आप मेरे को क्यों नहीं करते हैं? मैंने अपने जो जी, टीम के मीना कोटवाल और बाकी लोगों के हमने ट्विटर हैंडल भेजे हुए हैं, उनको आज तक उसने वेरीफाई नहीं किया है। तो इस तरह जी, से ये जो सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। इन्होंने ये कंपनियां बिजनेस के लिए बनाई थी, आपके और मेरे जर्नलिज्म करने के लिए नहीं बनाई थी ये। जी, इस पे जो है एक दिन मसीह साहब और सुमित जो हैं वो बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे और यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे, इसके लिए उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने बिजनेस पर्पज के लिए बनाया हुआ है। तो वो कब इस पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और कब सरकारें उनसे रिस्ट्रिक्ट करवा देंगी, वो भी एक जी, बड़ा चैलेंज है। उससे भी हमको दो चार होना है, लेकिन इसके फायदे भी कुछ हो रहे हैं।
आज कम से कम एक जागरूकता इसके कारण हुई है। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन आपने देखा हो एससी/एसटी एक्ट पे, वो सोशल मीडिया का आंदोलन था जिसका कोई चेहरा नहीं था। लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखे और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पे अभी आए। किसान आंदोलन को लेके भी देखिए कितने लोग सोशल मीडिया पे जानकारियाँ दे रहे हैं। तो जी, एक बड़ा हथियार बन गया है ये लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाले लोग हमारे नहीं हैं। जी, और जब कंट्रोल करने की बात आती है तो आप देखिए उन्होंने किसी का भी चाहे 5 लाख आपके फॉलोवर क्यों ना हो, आपको तुरंत वो ब्लॉक कर देंगे। तो ये जी, एक चैलेंज रहेगा। तो हमें थोड़ा इसके साथ किसी तरह से अपने आप को बचते-बचाते जी, अपनी बातों को आगे रखते रहना है और कोशिश करते रहनी है कि जब तक हम में से कोई व्यक्ति ऐसा कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा ना कर दे, कोई इस तरह जी, के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या फिर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खुद के खड़े ना कर दें, तब तक तो इनका सहारा ही है, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए जो शायद हमारे पास नहीं है। तो उसमें कोशिश करते रहना चाहिए और जो भी मौका मिले, जो भी अपॉर्च्युनिटी मिले उस पे काम करते रहिए। हम लोग ट्विटर पर लिखते हैं, ट्विटर बंद कर देगा तो फेसबुक पे लिखेंगे, फेसबुक बंद कर देगा तो यूट्यूब पे वीडियो बनाएँगे, वो भी बंद कर देगा तो कोई और सॉफ्टवेयर निकाल लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं आजकल, ऐसे जी, लाइव डिस्कशन कर लेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है बेसिकली ये, है ना? एक बार छिपते हैं, फिर एग्ज़ैक्टली। निकलते हैं, फिर बातें बोलते हैं। तो ये इसके साथ हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है और देश में जो लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए, देश के संविधान के प्रति उसकी भावनाओं को छेड़े बिना उसके पालन के लिए हमको काम करना है। और जो भी हुक्मरान हैं, जो भी लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, उनको ये बात समझानी है कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश आपके एजेंडे से नहीं चलेगा, उसमें हम सबको अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना है। और मीडिया के भरोसे मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए, वो बल्कि टीवी मत देखिए। जी, मैं 10 साल मीडिया में काम करके आया, मेरे घर में अभी तक टीवी नहीं है। मेरे को ओके, पैसे मिलते थे, इतना मोटा पैसा मैं कमाता था वहाँ से और जी, शो करता था और मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता था। तो आप तो जी, मैं पैसे ले रहा था तब भी टीवी नहीं देख रहा था, आप तो सब्सक्रिप्शन लेके उसको रिचार्ज करके पैसा दे के उसको देख रहे हैं। तो मत देखिए, टीवी देखना खासकर मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। जी, और आज इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीवी मीडिया या इस तरह के मीडिया हाउसेस पे बिल्कुल निर्भर नहीं है, बहुत सारे स्रोत बन गए हैं, सोर्सेज हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हाँ, मैं अपडेट रहता हूँ हर बात के बारे में, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता। लेकिन मेरे को हर बारे में जितने करंट अफेयर्स होते हैं, सबके बारे में मेरे को मालूम होता है। तो जी, वी हैव मल्टीपल सोर्स, जी, आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन भारत के मीडिया के भविष्य के बारे में मेरा यही कहना है कि ये इसी तरह से नफ़रत फैलाता रहेगा, ये इसी तरह से जातिवाद फैलाता रहेगा, जब तक एक बड़ा जन आंदोलन इन मीडिया हाउसेस के बाहर नहीं होता है। जिस तरह जी, से किसान आंदोलन हुआ है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश के हज़ारों लाखों लोग किसी दिन नोएडा की फ़िल्म सिटी में जाएँगे और उसको घेर के बैठ जाएँगे कि भई तुम हमारी बात नहीं करते हो, लोकतंत्र का चौथा खंभा, तो तुमको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम तुमको इस फ़िल्म सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। तो जब तक एक बड़ा आंदोलन मीडिया के खिलाफ नहीं होता है, शायद इन लोगों पर कोई असर नहीं होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने वक़्त दिया इन जगमारों को और बहुमूल्य विचार साझा किया आपने। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें ऐसे वक़्त देते रहेंगे और इस तरह की चर्चाओं में हमारे साथ आते रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मसीह बहुत-बहुत साहब, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जय भीम।